नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मैथिली चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग पाषाण काल, स्टोन एज देखेंगे। और यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए हैं पहले उनको देख लेते हैं, फिर इसकी जो मटेरियल दिया गया है, कंसेप्ट, महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक, ये नाम है रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये क्या थे ये पूछ रहा है। और यूपी लोअर सब प्री 2015 में पूछा गया। ये सब देखते रहिएगा आप लोग कि किस परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस फूट जो है एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद पुरातत्वविद दोनों थे। इस प्रकार से ए एंड बी दोनों यहाँ पर आंसर होगा। अब परीक्षा में ये प्रश्न गलत श्रेणी में जाएगा अगर इस प्रकार से पूछा है, और सबको समान अंक देना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों सही हो सकते हैं। तो ये जो है ब्रिटेन के जो है इंग्लैंड के ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे रॉबर्ट ब्रूस फूट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया है। कौन तीन युगों वाला विभाजन किया? पाषाण, कांस्य और लौह युगीन, बताइए। तो ये जो है तीन युगीय विभाजन किए हैं त्रियुगीय थॉमसन ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते रहे किस परीक्षा में पूछा हुआ है। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 18 और 20 के आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। तो चलिए, यही तीन युगों वाला विभाजन किए हैं, पाषाण काल, कांस्य और लौह युग। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था बताइए? पशुपालन का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? तो पशुपालन का जो प्रमाण मिलते हैं मध्य पाषाण काल में मिलता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागूर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। ठीक है ना? तो ये पूछता है कि पशुपालन के साक्ष्य किस युग में मिलते हैं, तो मध्य पाषाण काल में। और ये भारत में कहाँ कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ और बागूर राजस्थान। तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है और बागूर राजस्थान में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है, बताइए। तो अभी हम लोग देखे हैं कि पशुपालन के प्रमाण जो मिले हैं आदमगढ़ और बागूर में मिले हैं। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आदमगढ़ हो जाएगा, मध्य प्रदेश।
ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर दिया है, उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण बताइए। तो हड्डी के उपकरण दोस्तों महदहा से और सराय नाहर राय से दोनों जगह से मिले हुए हैं। महदहा और सराय नाहर राय से दोनों जगह से मिले हुए हैं। इस प्रकार से सी एंड डी बोथ आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, व्याख्या से सब क्लियर हो जाएगा आपका जो डाउट है। मध्य पाषाणकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उत्खनन करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुच क्षेत्र तथा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। झील क्षेत्र, बूचड़खाना और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। ठीक है ना, सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो महदहा और सराय नाहर राय दोनों ये जगह का नाम है, सराय नाहर राय। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। बताइए, हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ पर भी दोनों आंसर हो जाएगा। मैंने ज्यादा तो मिले हैं महदहा से। अगर आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा तो आप महदहा पर जाइएगा, ठीक है ना। लेकिन सराय नाहर राय से भी मिले हैं, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका? ए और बी दोनों हो जाएगा। महदहा से ज्यादा मात्रा में मिले हैं, लेकिन सराय नाहर राय से भी कम मात्रा में मिले हैं। और ये दोनों स्थान जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। बताइए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ये निकले हैं दमदमा से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। ठीक है ना, ये उत्तर प्रदेश के जो है प्रतापगढ़ जिले में है। सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव सावधान ज्ञात हुए हैं। इन सावधानों में से 5 सावधान युगल सावधान है और 1 सावधान 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष सावधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। ठीक है ना, तो 5 में युगल और 1 में 3 मानव कंकाल मिले हैं, शेष में एक एक मिले हुए हैं। तो ये जो है दमदमा में जो है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हुए हैं। यही आपका आंसर था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। बताइए कहाँ पर? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? बताइए।
भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है नर्मदा घाटी में, वही मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में किया गया था। तो सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य जो मिला है हथनौरा, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, क्या था बताइए? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो ये सभी जानते हैं कि ये जौ था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है, ठीक है ना। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है, जो कौन कौन से हैं? जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, शोरगम, राई और जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीज के रूप में मानव ने उगाया, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ, बार्ली 8000 ईसा पूर्व नियर ईस्ट, भूमध्य सागर, ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा था। तो सबसे पहले जो है मानव द्वारा जौ का प्रमाण किया गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं लौरा देव से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इन नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, पाकिस्तान, बलूचिस्तान में स्थित है। साथ इस पर गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा, इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिहवा से चावल की भूसी मिला है, चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता है। उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपरोक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में उत्तर पूर्व की भांति होगा। होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। तो इसमें व्याख्या दिया हुआ है। प्रश्न क्या था एक बार देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। अगर लहुरा देव नहीं रहता तो फिर आप कोल्डिहवा आते, जहां से चावल की भूसी मिली है। तो ये हो गया लहुरा देव है, से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस नवीनतम खोज के पूर्व, इससे पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला मेहरगढ़
तो ये पाकिस्तान में हो गया। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कुलडीहवा है। तो सबसे जो है मेहरगढ़, अगर भारतीय उपमहाद्वीप में देखें तो मेहरगढ़ सबसे हो गया जहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद जो है अगर मेहरगढ़ नहीं रहता है तो भारत में क्या आएगा, कुलडीहवा आएगा। और कुलडीहवा भी ऑप्शन में नहीं रहता तो लहुरा देव आएगा। तो यहाँ पर जो है लहुरा देव सही माना गया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये भाई देखिए फैक्ट है, इतिहास के लेखक तो हम हैं नहीं कि मान ली कि सबको पढ़ना है। भाई इतिहास किसी एक आदमी ने लिखा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बताइए। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर करिए फटाफट। ये देखिए मेहरगढ़ से, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या पर आपको कह रहा, उसको रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, यूट्यूब में सब व्यवस्था है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर दोस्तों फटाफट आंसर करिए। ये जो है मेहरगढ़, मेहरगढ़ रहेगा तो ऑप्शन में तो यही मारा जाएगा। उसके बाद कुलडीहवा, उसके बाद कौन था? उसके बाद लहुरा देव। मेहरगढ़, कुलडीहवा, लहुरा देव। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए फटाफट। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बताइए कहाँ से? प्राचीनतम पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये जो मिले हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ जब ऑप्शन में रहेगा तो ये टिक करिए। उस स्थल का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के, बताइए। तो ये मिले हैं अस्थायी जीवन। भाई जब आप खेती उती करने लगेंगे तभी तो एक जगह रहेंगे, नहीं तो आपको भोजन की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ेगा। तो जब खेती होने लगी तो जीवन अस्थायी हुआ, एक जगह रहकर हम खेती बाड़ी करने लगे और अनाज उत्पन्न करके खाने लगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले मेहरगढ़ से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान में स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7000 ईसा पूर्व है। जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम इतना है, अतः क्या होगा? डी सही होगा। किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा से जो साक्ष्य मिले हैं कृषि के, वो 4000 और 3500 ईसा पूर्व के हैं, लेकिन 7000 ईसा पूर्व से पहले आ गया, तो यही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, बताइए। पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले ये आपसे पूछ रहा है, तो ये बागौर से मिले हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पीसीएस प्री 18 में पूछा है, मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से। तो आदमगढ़ और बागौर दोनों से मिले हैं,
ऑप्शन में बागोर दिया हुआ है, इसलिए बागोर को ही टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, बताइए। किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक काल भी कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालको, इसी को कोई कैल्को पढ़ता है। निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? पाषाण काल अर्थात स्टोन एज से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। बताइए कहाँ से मिले हैं आपको? ये मिला है मेहरगढ़ से, जो पाकिस्तान में है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था, बताइए। नौदा टोली जो स्थान है ये मध्य प्रदेश में है और इसका उत्खनन पूछा गया है। तो नौदा टोली का उत्खनन जो है HD संकालिया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इतिहास में समय का बहुत लेना देना नहीं कि किस ईयर में पूछा हुआ है, कभी पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नौदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर HD संकालिया ने कराया था। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि 1600 ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी के बीच ईसा पूर्व के बीच निर्धारित की गई है। ठीक है ना। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है। नौदा टोली किस राज्य में स्थित है, बताइए। अभी हम लोग इससे पहले वाले में देखे हैं। तो नौदा टोली जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कहाँ से की गई है, बताइए। किस रूप में की गई है? तो ये की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है। इन समाधियों में को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, जो विशाल पाषाण खंडों से, पाषाण में पत्थर होता है, बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पीट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदरा, मेहिर। ये बृहद पाषाण स्मारक मृतकों की समाधियां हैं। ये बृहद पाषाण स्मारक मृतकों की समाधियां हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। राखी का टीला, राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला बताइए। तो राख का टीला जो आपको मिला है संगन कल्लू से। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक में मैसूर के पास
वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। तो संगनकल्लू कर्नाटक, नवपाषाण, ये भी याद रखिएगा, नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए। बहुत चर्चित प्रश्न है ये। भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसमें गुफाओं में जो है पत्थरों पर चित्र बने हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्र का श्रेष्ठ उदाहरण है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिसमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। तो भीमबेटका जो है गुफा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, गुफा शैल चित्र के लिए। और ये देखिए प्रागैतिहासिक शैल चित्र, इसको याद रखिएगा। प्री हिस्टोरिक को प्रागैतिहासिक कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड को, जिसके लिखित प्रमाण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हम लोग देखे हैं कौन प्रसिद्ध है। भीमबेटका प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं बताइए। ये मध्य प्रदेश का है, तो उसमें आपसे लोकल स्थान पूछा है, अब्दुल्लागंज, रायसेन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखने को ही कहा है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? अलग अलग प्रश्न पूछने का तरीका है, बताइए। सर्वाधिक चित्र जो है शिलालेखों पर भीमबेटका में मिले हैं। ऑप्शन बी गैरिक मृदभाण पात्र, ओसीपी का नामकरण हुआ था। गैरिक मृदभाण पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था, बताइए कहाँ पर नामकरण हुआ था? तो हस्तिनापुर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गंगा यमुना, ये क्या कह रहा है? गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभाण के नमूने के कारण गिरुवर्णी गैरिक मृदभाण संस्कृति कहा गया है। बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभाण प्राप्त किया था और वही इसका नामकरण पड़ा। ठीक है ना, वही इसका नामकरण पड़ा। बीबी लाल का नाम याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, बताइए। तो ये जो है दफनाते थे उत्तर से दक्षिण में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दायमाबाद, कौठे, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी प्राप्त हुआ है। तो ये देखिए, कब्र में मिट्टी की हड्डियां नहीं, हड़िया माटी के बर्तन होता है, ये मिट्टी का बर्तन होता है। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। तो आज भी मिट्टी की देखेंगे कि बर्तन जो है भारतीय संस्कृति में गांव में देखेंगे तो जो लोग मर जाते हैं तो कुछ दिन के बाद जो ले जाकर बाहर, गांव से बाहर रख दिया जाता है। तो वही है, कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? बताइए। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ, तो ये बुर्ज होम से, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणकालीन अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास, गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। गर्तावास अर्थात गड्ढों वाले घर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो अभी हम लोग देखें कहाँ से मिला है, बताइए। बुर्ज होम से मिला है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बताइए। ये भी बुर्ज होम से मिले हैं। गर्त आवास के साक्ष्य भी मिले हैं बुर्ज होम से, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? सर्वाधिक मानव कंकाल, बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का फटाफट आंसर करिए दोस्तों। सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं कहां से, बताइए। तो सर्वाधिक मानव कंकाल लेखैया से मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए लेखैया से, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश छत बिछत हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो बताइए किसका संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति मंत्रालय का जो है संलग्न कार्यालय है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये संस्कृति मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। कल्चर मिनिस्ट्री। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक जो है किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम 1493 को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में
बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया। ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, बताइए। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। स्वायत्त शासी संगठन है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, तो ये पाषाण काल खत्म हो गया यहाँ पर। अब ये सिंधु घाटी की सभ्यता आ गई, तो इसको हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करके शेयर कर दें, ताकि आप उसके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरह से आप अपडेट बने रहें और तैयारी चलती रहे। आप सभी को पुनः धन्यवाद।